हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल @अपना_ऑडियो बुक ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स की, फिर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर क्या बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स हुए हैं। उसके बाद फोकस करेंगे इंडिया के डिफेंस और टेक एडवांसेस पर, और आखिर में कुछ की डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स और ऑनर्स से। ये सिर्फ कुछ नामों का बदलना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया भर में पावर डायनामिक्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला सवाल, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हम सब जानते हैं कितना बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड है, राइट? तो इसको देने वाली जो संस्था है यानी इंस्टीट्यूशन, उसके नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ देखिए एक काफी बड़ा बदलाव हुआ है। स्वीडिश एकेडमी जो ये अहम फैसला लेती है कि लिटरेचर का नोबेल किसे मिलेगा, उसकी नई परमानेंट सेक्रेटरी अब इंग्रिड कार्लबर्ग होंगी। और इस साल, जैसा कि हम जानते हैं, हंगरी के लास्लो क्रेज़्नाहोर्काई को ये अवार्ड मिल चुका है। तो अब लीडरशिप में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चलिए अब खेल जगत की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, जहां एक फेमस इंडियन स्पोर्ट्स आइकॉन ने बैडमिंटन की ग्लोबल बॉडी में एक बड़ा लीडरशिप रोल संभाला है। सोच सकते हैं कौन है वो? और ये हैं हम सबकी फेवरेट पीवी सिंधु। उन्हें BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स गवर्नेंस में इंडिया का असर कितना बढ़ रहा है। उनका टर्म 2026 से 2029 तक का होगा। ये हमारे सभी एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बड़े इंटरनेशनल पॉलिसी शिफ्ट्स। मतलब दुनिया के अलग-अलग देश अपनी पॉलिसीज में क्या बड़े-बड़े बदलाव ला रहे हैं जो हम सब पर असर डाल सकते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी चेंज है। ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने युवाओं के लिए 1 साल की पेड मिलिट्री सर्विस शुरू कर दी है? ये एक बड़ा कदम है ना? तो ये कदम उठाया है ब्रिटेन ने। इस प्रोग्राम का नाम है मिलिट्री गैप ईयर। इसमें 18 से 25 साल के यूथ को 1 साल की पेड ट्रेनिंग और काम करने का मौका मिलेगा, आर्मी, रॉयल नेवी या रॉयल एयरफोर्स में। इसका मकसद सिर्फ मिलिट्री को मजबूत करना नहीं, बल्कि युवाओं को डिसिप्लिन और नई स्किल्स सिखाना भी है। ये मार्च 2026 से शुरू होगा। अब एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसका इंतजार 34 सालों से हो रहा था। एक ऐसा सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशन जिसे आखिरकार इतने सालों बाद किसी दूसरे देश से ऑफिशियल मान्यता मिल ही गई। ये कहानी है सोमालीलैंड की। देखिए, 1991 में इन्होंने सोमालिया से आज़ादी डिक्लेयर की, लेकिन 34 साल तक किसी भी देश ने इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। और अब दिसंबर 2025 में इजराइल पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को एक आज़ाद देश माना है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो शायद दूसरे देशों के लिए भी रास्ते खोल दे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये सारी जानकारी यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ग्लोबल सीन से अब फोकस करते हैं अपने देश इंडिया पर। देखते हैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्या नए कदम उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडियन नेवी में एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक काम किया है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? तो देखिए, 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने सबमरीन में सफर किया था, और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि वो INS वागशीर पर टूर करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और INS वागशीर ये एक स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया सबमरीन है। तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर। इंडिया की इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जो क्षमता है, उसको और बेहतर करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया गया है? इसका जवाब समझने के लिए पहले नेटग्रिड को समझना जरूरी है। नेटग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड
आसान भाषा में एक मास्टर डेटाबेस है। इसे 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद सोचा गया था। इसका काम है अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के डेटा को एक जगह लाना ताकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में मदद मिल सके। और अब नई खबर ये है कि नेटग्रिड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR से लिंक कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज के पास क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए एक और पावरफुल टूल आ गया है। इससे इन्वेस्टिगेशंस में काफी तेजी आने की उम्मीद है। नेशनल लेवल की पॉलिसीज के बाद अब चलते हैं स्टेट्स की तरफ। देखते हैं कि इंडिया के राज्य अपनी इकोनॉमी और समाज को बदलने के लिए क्या नए कदम उठा रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्रीन टू गोल्ड। सवाल ये है कि कौन से स्टेट ने एक ऐसी फसल को रेगुलेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है जो आमतौर पर काफी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। और ये अनोखी पहल की है हिमाचल प्रदेश ने। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव के जरिए वहां की सरकार कैनबिस यानी भंग की खेती को लीगलाइज और रेगुलेट कर रही है। मगर इसका मकसद नशा नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। इससे दवाइयां, कपड़े और बायोफ्यूल बनेंगे और टारगेट है कि 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आज हमने ग्लोबल लीडरशिप से लेकर नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट लेवल इकोनॉमिक पॉलिसीज तक काफी कुछ देखा। अब ये सोचना बहुत जरूरी है कि इन सब में से कौन सा डेवलपमेंट आने वाले साल में यानी 2026 में इंडिया के फ्यूचर को सबसे ज्यादा शेप देगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, इन सभी टॉपिक्स के नोट्स और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल @अपना ऑडियो बुक जरूर ज्वाइन कीजिए। आज के इस सेशन में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।